हेलो एवरीवन, ये आज अपना ग्रेविटेशन का थर्ड वीडियो है। तो लास्ट टू वीडियोस में मैंने आपको क्या क्या बताया था। ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था मैंने, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है और उससे रिलेटेड मैंने आपको सारे वेरिएशंस एंड एमसीक्यूज करा दिए। ठीक है, तो आप जाके लास्ट दो वीडियो जो भी है उनको देख सकते हैं और उनके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और आज भी मैं सारे नोट्स नीचे लिंक में डाल दूंगा और बाकी दोनों वीडियोज़ भी। तो अगर आपने ग्रेविटेशन के बाकी दोनों वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिए क्योंकि लिंक होता है चैप्टर पूरा। ठीक है, और आप सारे हमारे चैनल्स के सारे वीडियोस टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है, वो भी हमने चैनल पे डाला है टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के दो वेरिएशन और बच गए, फिर हम आगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है इस सवाल में? इस सवाल में ये पूछा है कि 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। मतलब एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस आर है, उस पे 2 पॉइंट मास घूम रहे हैं। एक मान लो इधर घूम रहा है तो एक मान लो इधर घूम रहा है। ठीक है, ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स देन फाइंड स्पीड। उनके म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमें स्पीड निकालना है। उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है सर्कुलर पाथ में जो घूम रहे हैं दोनों पॉइंट मास। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? कितना है? आर और आर, 2r। तो फोर्स क्या हो जाएगा दोनों के बीच? दोनों मास सेम ही है तो जीएम स्क्वायर डिवाइड बाय आर और आर कितना हुआ? 2r, तो 2r का होल स्क्वायर। और क्या अगर इस सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए इनको कौन सा फोर्स मदद करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब कि mv स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल यही हो जाएगा खत्म। अब क्या आएगा? जीएम बाय 2r का स्क्वायर कितना होगा? 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है, m तो कट गया, v स्क्वायर बाय आर, एक आर से एक आर गया तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? gm बाय 4r। ठीक है, तो v इज इक्वल टू कितना है? रूट ऑफ gm बाय 4r। तो a आ गया अपना वेलोसिटी का वैल्यू, बराबर ना? gm स्क्वायर और 2r आएगा ना दोनों के बीच का डिस्टेंस। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? mv स्क्वायर बाय, क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूमना है तो दोनों फोर्स सेम होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जीएम बाय 4r स्क्वायर, mv स्क्वायर बाय आर में m तो पहले ही कट गया था और इस आर, एक आर से एक आर कटेगा तो एक आर रह जाएगा, तो जीएम बाय 4r रहेगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू रूट ऑफ जीएम बाय 4r। और अगर आपसे कभी ऐसा पूछ दे कि एंगुलर स्पीड बताओ तो आपको ओमेगा निकालना है ना, तो ओमेगा कैसे निकालेंगे? v आपको पता ही, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा रख के ओमेगा भी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले सब में क्या पूछा है। अगला सब में कि अ मास m इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, m1 एंड m2। प्लेस डेटा r, फाइंड m1 बाय m2 इफ फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। एक मास m है जिसको मैंने 2 भाग में तोड़ा है, m1 एंड m2। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनके बीच में फोर्स मैक्सिमम कब होगा। देखो ये सवाल में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, बट इसको मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। अब बताओ, अगर मैं मास को 2 भाग में ऐसा तोड़ना है कि दोनों का मल्टीपल जो हो वो ज़्यादा आ जाए तो फोर्स मैक्सिमम। जैसे मान लो क्या होता है फॉर्मूला ग्रेविटेशन का? F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो मास की वैल्यू, मान के चलो मास की वैल्यू 10 है। एक बार आप m1 को 1 दो, एक बार 9 दो, 1 इंटू 9 कितना होगा? 9 ही होगा। एक बार m1 को 2 दो, एक बार m2 को 8 दो, कितना होगा? 16 हो जाएगा। एक बार 3 दो, एक बार 7 दो, कितना होगा? 21 होगा। एक बार 4 दो, एक बार 6 दो, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। लेकिन एक बार 5 उसको भी दो, 5 इसको भी, कितना होगा? 25। तो मतलब अपने को m1 और m2 को किस तरह तोड़ना है? 2 पार्ट में, सेम भाग में। तो याद रखो, कभी भी आपको कोई भी वैल्यू, ऐसा नहीं कि यहाँ तो सिर्फ फोर्स पूछा है, फिजिक्स में अगर आपको कोई भी वैल्यू मैक्सिमम पूछे और बोले कि मान लो एक चार्ज को तोड़ के मैक्सिमम फोर्स बताओ, एक मास को तोड़ के मैक्सिमम फोर्स बताओ, तो उन्हें आप कभी भी इक्वल पार्ट में तोड़ो। तो m1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5। m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 5। मतलब ऐसे मैंने जनरल बताया। तो m1 बाय m2 कितना आ जाएगा? दोनों की वैल्यू तो सेम ही आएगी ना जितने में भी तोड़ेंगे। m/2 में तोड़ोगे, मतलब 10 तो मैंने बस इन जनरल समझाने के लिए बताया है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं लगाया क्योंकि गरज नहीं, अपने को समझना है सिर्फ। तो मतलब सेम भाग में तोड़ा, तो सेम भाग में तोड़ा तो m/2 से कटेगा तो m1 बाय m2 कितना आएगा? 1 आएगा। तो फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब m1 बाय m2 की वैल्यू कितनी होगी?
1 होगी तब फोर्स मैक्सिमम होगा। या फिर ये बोल सकते हैं कि जब m1 भी m/2 हो और m2 भी क्या हो, m/2 हो। तो ये सवाल आप याद रखो, ऐसा फिजिक्स में सवाल वेरिएशन हर जगह पूछा जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अरे जिस फील्ड की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आता है उसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन पैरेलल टू फोर्स होता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी होती है। यूनिट क्या होगा? फोर्स पर यूनिट मास है तो क्या होगा? न्यूटन पर किलोग्राम। डायमेंशन क्या होगा? m1 l1 t-2 डिवाइड बाय m। तो डायमेंशन क्या आ जाएगा? m0 l1 और t-2। कभी भी एक बात याद रखें कि किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल ही ले, डायमेंशन इन यूनिट्स आपको सारे क्वांटिटीज़ के आने चाहिए, ठीक है। अब हम अलग अलग केस में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे। जैसे पहले पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास, फिर सॉलिड स्फीयर के लिए, फिर हॉलो स्फीयर्स के लिए। तो देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? F/m होता है। तो फोर्स क्या होगा दोनों मास के बीच में? gmm/r²। तो पॉइंट मास के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी? gm/r²। ये तो स्केलर क्वांटिटी हुआ। वेक्टर में क्या आएगा? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है तो क्या होगा? नेगेटिव साइन होगा। और एक वेक्टर लगा दो जैसे कि मैंने r कैप लगाया। अब आपको ग्राफ बताना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी पॉइंट मास के लिए। तो याद रखें कभी भी जो ग्रेविटेशनल के ग्राफ बनते हैं ना वो हमेशा नेगेटिव क्वाड्रेंट में बनेंगे, पॉजिटिव वाले में नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखो ना, IP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। मतलब क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑबिक कैसा बनेगा? नीचे बनेगा नेगेटिव एक्सिस में। अगर कुछ नहीं बोला है तो ग्राफ आपको ये वाला राइट करना है। I वर्सेस R पूछ रहा है, कुछ नहीं बोला है तो ग्राफ आपको ये राइट करना है। अगर उसने I को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा है कि डायरेक्शन मत बताओ सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ, तो अब आपको ये बताना है। ऑप्शन में ये भी आएगा ये भी आएगा, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला तो ये राइट होगा। अगर उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, ये वाला ग्राफ नहीं दिया और उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड में पूछा है, तब जाके ये राइट होगा, ठीक है। तो कभी भी गलती ना करें, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसलिए उसके ग्राफ नीचे ही बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट O पर बताना है। मान लीजिए पॉइंट O पर मैंने कोई मास रख दिया, छोटा सा पॉइंट यूनिट मास, और देखिए 4 मास है, m, 2m, 3m, 4m, और आपको पॉइंट O पर इन मासों की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। क्या ये सब अट्रैक्टिव होता है? तो m की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा? I आएगा। मान लो अट्रैक्टिव होता है ना तो उसकी तरफ जाएगा। 2m की वजह से 2i, 4m की वजह से 4i, और 3m की वजह से 3i। देखो ज़्यादा सॉल्व नहीं करने का, फटाफट थोड़ा ज़्यादा आपने कोई नहीं कि बड़े बड़े लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते बैठोगे बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा शॉर्टकट्स वगैरह भी देखो। तो अब क्या 3i और i से आपस में कैंसिल होगा तो कितना बचेगा नेट? 3i और 3i i को कैंसिल करेगा, नेट कितना बचेगा? 2i। 4i 2i को कैंसिल करेगा तो नेट कितना बचेगा? 2i। तो इसका नेट कितना आ जाएगा? 2√2i। नेट फोर्स बताएंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है ना, तो 2√2i आएगा, ठीक है। नेट तो 2√2i निकाल सकते हैं ना आराम से, फिर i का वैल्यू रख के, ठीक है। तो मतलब आपको सवाल इसी तरह करना है। जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नेट आएगी वो कितनी आएगी? 2√2i के बराबर आएगी। तो आपको इसी तरह सॉल्व करना है। मतलब थोड़ा सा शॉर्टकट भी इस सब में लगा सकते हैं, तो इसी तरह लगा सकते हैं। स्क्वायर वगैरह के फॉर्म में अगर सेंटर में पूछे ना कभी भी, तो आप अट्रैक्शन दिखा दिया करें उनके तरफ और एक दूसरे से कैंसिल करके आंसर लाओ, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब अपने को हॉलो स्फीयर की वजह से देखना है। देखो अब तुम बोलोगे सर ये तो आपने पढ़ा दिया है, तो आपको मैंने क्या पढ़ाया था पता है? ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाया था सॉलिड और हॉलो की वजह से। दोनों में अंतर क्या है? बस दोनों में अंतर कि यहाँ दोनों मास रहता है फोर्स में, जबकि फील्ड इंटेंसिटी में सिर्फ एक मास रहता है। बाकी कोई अंतर नहीं है, बाकी सारे रिजल्ट इसके भी क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पिछला, तो पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, ठीक है। अब हॉलो स्फीयर की वजह से आउटसाइड इंटेंसिटी कितनी होगी? मान लीजिए मैंने कोई मास स्मॉल m
आर डिस्टेंस पे रख दिया आउटसाइड, देखो ना आर इज ग्रेटर देन आर, तो आउटसाइड इंटेंसिटी कितना आएगा जी एम बाई आर स्क्वायर। अगर फोर्स की बात करते तो जी एम एम बाई आर स्क्वायर, तो 2 मास आ जाता है, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में माइनस लगा देंगे और वेक्टर सरफेस पे कितना होगा, मान लीजिए आर जो है, आज मैंने मास जो सरफेस पे रख दिया, तो क्या हो जो स्मॉल आर है, जो पैरामीटर जो वेरिएबल है वो आर आज सरफेस के रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो कितना आएगा जी एम बाई आर स्क्वायर, ये माइनस लगा दिया। इनसाइड क्या होगा, इनसाइड जीरो होगा, मान लो मास को मैंने यहाँ कहीं रख दिया स्मॉल आर, इनसाइड जीरो होगा, क्यों, क्योंकि हॉलो स्फीयर अंदर से खोखला होता है, जब अंदर से खोखला होता है और अगर अंदर फील्ड ही नहीं होगी तो फील्ड इंटेंसिटी कहाँ से आएगा, ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताए हैं, तो आप वो दोनों वीडियो देख लीजिए, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर के, आपको और अच्छे से समझेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे तो जीरो होगा। अब इनके ग्राफ्स देखना है अपने को, तो कभी भी ग्राफ में एक बात याद रखना कि अगर कुछ नहीं बोला है तो हमेशा नेगेटिव क्वाड्रेंट में बने, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन के सारे चीज़ अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब और सब नेगेटिव में आते हैं, तो ग्राफ तो नेगेटिव में बनेगा। सबसे पहले मान लीजिए r इज इक्वल टू आर पे, कैपिटल आर पे, इनसाइड क्या होगा, r इज इक्वल टू कैपिटल आर है, तो क्या इसके पीछे जो है वो सर्कल के अंदर की बात हो रही है, क्या सर्कल के अंदर कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, नहीं ना, क्योंकि हॉलो स्फीयर है, तो r इज इक्वल, और r इज इक्वल टू आर पे कितना होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, जी एम बाय आर स्क्वायर, बरोबर। क्या मान लो ये r इज इक्वल टू आर वाला एरिया है, तो इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे इनसाइड द हॉलो स्फीयर होगा, और इसके क्या आगे क्या होगा, आउटसाइड द हॉलो स्फीयर। आउटसाइड द हॉलो स्फीयर क्या होता है, देखो ना, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो मतलब आउटसाइड द होल स्फीयर क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर मान लो आपको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकालने को पूछे, तो देखो मान लीजिए ये सरफेस पर क्या होता है, आर इज इक्वल टू आर होता है, सरफेस पे फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। और आउटसाइड द स्फीयर कितना होगा, ऐसा होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो ना आर इज इक्वल टू आर के आगे जाओगे तो रेडियस बढ़ रहा है ना, तो हाइपरबोला। और इनसाइड क्या होता है, इनसाइड तो कुछ होता ही नहीं, तो मतलब जीरो। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। आगे देखते हैं। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्पेस, सॉलिड स्पेस अंदर से भरा होता है, पता है कि नहीं, ठीक है। अब सॉलिड स्पेस के केस की जब बात करेंगे, मान लो मैंने आउटसाइड द स्फीयर रखा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सेम हॉलो स्फीयर के जैसा होगा ना, आउटसाइड और सरफेस पे सॉलिड और हॉलो सेम ही होता है, जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस पे रखा है तो जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि वो जो वेरिएबल है वो इसके रेडियस के बराबर हो जाएगा स्फीयर के, स्मॉल आर। अब मान लीजिए मैंने इनसाइड कहीं रखा है, तो इनसाइड भी कहीं रखा है, तो सॉलिड के केस में उसकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो आई इनसाइड क्या आएगा, जी एम बाय स्मॉल आर डिवाइड बाय आर क्यूब। तो इनसाइड किसके प्रोपोर्शनल है, आर के प्रोपोर्शनल है, स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है। और अपन ये जो ग्राफ बनाते हैं किसके बेस पे बनाते हैं, आई और स्मॉल आर के, या फिर मैग्नीट्यूड में बोलेगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, क्या सरफेस पे r इज इक्वल टू आर होगा, r इज इक्वल टू आर पे क्या होगा वैल्यू, जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर। क्या इसके आगे आउटसाइड द स्फीयर है, तो आउटसाइड द स्फीयर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है ना, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इनसाइड द स्फीयर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन। अब कुछ लोगों का सवाल होगा, सर ये भी तो आर है, भाई ये तो स्फीयर का आर है ना, हमने किसका ग्राफ बनाया, स्मॉल आर का बनाया, जो कि एक वेरिएबल है, उसको कहीं भी मास रख रख के चेक कर रहे हैं, तो आई इनसाइड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है ना। आगे देखो, अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखेंगे तो क्या है, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है, तो मतलब सरफेस पे कितना होगा, जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर। आउटसाइड क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनसाइड क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये हो गया अपना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बातें। सवाल ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी के सेम ही होते हैं, बस उनमें एक में मास नहीं होता और एक में दोनों मास होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हाइट के लिए देखें, पहले तो जनरल देखेंगे, फिर हाइट पे जाके देखेंगे, फिर डेप्थ पे, और फिर एक उसका वो रोटेशनल फॉर्म है, एंगुलर फॉर्म, तो वो देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।